हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 एमसीक्यू। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन तो बनता है, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है और DPEE क्लियर करना उसका सबूत होता है। ठीक है, जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा उसका DPEE एग्जिट एग्जाम क्लियर होना ज़रूर ही है। ठीक है, इसलिए मेहनत आपको जम के करना है। केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इम्पॉर्टेंट MCQ का प्रैक्टिस जरूर से कर ही लेना है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। हमारा पहला MCQ है, व्हाट डज मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सिंपल सा पूछा जा रहा है आपसे, मोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन में है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बी ऑप्शन में है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, या फिर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया, मोलैलिटी और क्या होता है नॉर्मेलिटी, इन तीनों से अगर क्वेश्चन आया तो बच्चा उसके नाम पे ही छुपा रहता है। ठीक है, अब देखो कैसे छुपा है ये। मोल यहाँ से MOL से हो गया है मोल, और इसमें प्लस हम क्या कर दिए लीटर। ठीक है, LARITY क्या कर दिए उसको लीटर। मोल प्लस लीटर क्या हो गया मोलैरिटी। ठीक, तब देखो यहाँ पे कहाँ पे है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कहाँ पे है ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल हो गया आपका, प्लस में LR आ जाता है, इसीलिए क्या हो गया ये लीटर को डिनोट कर रहा है। वहीं पे ही मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी होता तो क्या होता मोल प्लस किलोग्राम, मोल प्लस किलोग्राम, तो LL से याद रखना है आपको किलोग्राम। ठीक है, यहाँ कहाँ पे है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके लिए होगा ये मोलैलिटी के लिए होगा। ठीक है, जहां इक्विवेलेंट का बात होता है, जहां इक्विवेलेंट का बात होगा तो किसके लिए रहता है वो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसके लिए रहता है ये मोलैलिटी के लिए हो गया, जो हमारा क्वेश्चन ही है ये इसमें नहीं रहेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मोलैलिटी को करेगा, और ये किसके लिए करेगा ये नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था मोलैरिटी से था, तो आंसर क्या था मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो गया इसका आंसर। अब टेबल देख लो, बहुत ही समराइज फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है। मोलैरिटी किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसी को ही जो वर्ड्स है उसको एक फॉर्मूले में डिनोट कर दिया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर में। मोलैलिटी लार और लाल से याद रखना। ठीक है, लार किसके लिए है लीटर के लिए है, लाल किसके लिए है किलोग्राम के लिए है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, स्मॉल m से डिनोट होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा नॉर्मेलिटी में आपको इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इक्विवेलेंट, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है ग्राम में इक्विवेलेंट रहेगा, और क्या है लीटर में रहेगा सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर में रहेगा सॉल्यूशन, तो कैपिटल N से डिनोट होगा नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है, किस सिंबल से डिनोट किया जाता है
इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ हेमाटेनिक्स, इनमें से कौन सा जो है वो हेमाटेनिक्स का पार्ट नहीं है। आयरन होगा, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन B12 होगा या फिर विटामिन B2 होगा। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आयरन। हेमाटेनिक्स किससे रिलेवेंट है? ब्लड। अब ब्लड में आयरन का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है जिसको फेरस भी बोला जाता है, ठीक है। फॉलिक एसिड B9 ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? ब्लड के लिए। और कि ब्लड किससे रिलेवेंट है? हेमाटेनिक्स से है। विटामिन B12 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड के लिए। ब्लड किससे रिलेवेंट है? हेमाटेनिक्स से है। विटामिन B12 जो होता है वो राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है, इसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है और ये ब्लड से रिलेवेंट नहीं होता है। तो ये क्या सही आंसर क्या हुआ हमारा? सही आंसर हुआ हमारा डी, विटामिन B2 आएगा जो हेमाटेनिक्स का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मेन हेमाटेनिक्स में कौन कौन सा रहेगा? आयरन रहता है, B12 रहता है और फॉलिक एसिड रहता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? जहाँ ब्लड से रिलेवेंट आ जाएगा वहाँ पे क्या होता है? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच हेटेरो एटम प्रेजेंट इन पायरोल रिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 2 और 4 मेंबर रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके ही रखना है। चलो पायरोल की बात चल रहा है, ठीक है, पायरोल की बात चल रहा है तो पायरोल रिंग में कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा? पहले इसमें देख लो ऑल। ऑल किसके लिए होता है? 5 मेंबर रिंग के लिए होता है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग के लिए लगता है सफिक्स में ऑल वर्ड, ठीक है। पायरोल, ठीक है, पायरोल के लिए क्या होगा? ये नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड रहेगा। तो इसमें देखिए कहाँ पे है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, सही आंसर होगा नाइट्रोजन। अब इसी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पायरोल का? कुछ इस तरीके से होगा, 5 मेंबर रिंग, लेकिन क्या रहेगा? फुल्ली सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड रहता है उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोला जाएगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड। तो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग जो है वो क्या है? फुल्ली अनसैचुरेटेड है, ठीक है, फुल्ली अनसैचुरेटेड है। तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो 5 मेंबर रिंग है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा तो कहलाएगा ये पायरोल, ठीक है। अब इसी नाइट्रोजन के जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता, यहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीजन भी है ना, तो ये क्या कहलाता? फ्यूरॉन कहलाता। और इसी के जगह पे सल्फर प्रेजेंट रहता, सल्फर प्रेजेंट रहता तो क्या कहलाता? थायोफीन कहलाता। तो ये तीनों ही टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी 5 मेंबर रिंग में अगर नाइट्रोजन है तो पायरोल कहलाया, अगर ऑक्सीजन है तो फ्यूरॉन कहलाया और सल्फर है तो थायोफीन कहलाया। एस को किससे डिनोट करते हैं? थाया से डिनोट करते हैं, ठीक। उस तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पायरोल में कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट रहेगा? सही आंसर क्या निकला हमारा? नाइट्रोजन। सन, इस सन वर्ड को याद रखना, एस हो जाएगा। थाया डिनोट करते हैं तो इसको नाम क्या हो गया? थायोफीन हो गया। फ्यूरॉन हो गया, ऑक्सीजन रहा तो फिर नाइट्रोजन हो गया, तो फिर पायरोल रहा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट और क्या चीज़ है? इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर थायोफिन का क्या हुआ, अगर आप थायोफिन को देखें CH तो क्या हुआ बच्चा, C4H4S हो गया। इसी तरीके से फ्यूरॉन में भी C4H4 और सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन होगा। लेकिन पायरोल में क्या होगा, पायरोल का फॉर्मूला क्या होगा, C4 होगा, लेकिन हाइड्रोजन 5 हो जाएगा और नाइट्रोजन 1 ही रहेगा, ठीक है। अब बोलोगे इसमें हाइड्रोजन 1 कैसे ऐड हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए ये अपना कंप्लीट वैलेंस यहाँ पे कर लिया है, इसलिए हाइड्रोजन और उसमें आके उसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। सल्फर में भी वही होगा, लेकिन नाइट्रोजन का क्या रहता है, 3 वैलेंस रहता है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से कंप्लीट कर लिया, इसलिए एक हाइड्रोजन उसको चाहिए तीसरा बॉन्ड अपना तीसरा वैलेंस कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, एक H आ गया, इसलिए एक H का जुड़ गया, इसलिए C4H5N इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। इसका क्या था, C4H4S हो गया, C4H4O हो गया, C4H5N। बहुत ही अच्छे से याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आ ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग एक्सेप्ट, इसमें से सभी, मतलब इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, और मतलब एक्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ऑल आर डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, इनमें से लगभग सारे कोलिनर्जिक ड्रग में है, डायरेक्ट एक्टिंग में, लेकिन इनमें से कोई एक जो है एक्सेप्ट बोल दिया गया है, तो इनमें से कोई एक जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, एसिटिल कोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, टैक्रीन हो गया और पिलोकार्पिन हो गया। इसको आप एक ट्रिक से याद रखना था, कैप, ठीक है। कैप से C से हो गया आपका कार्बाकोल, A से हो गया एसिटिल कोलिन और P से हो गया आपका पिलोकार्पिन, P से आपका हो गया है पिलोकार्पिन, बचा क्या, टैक्रीन, ठीक है, टैक्रीन बचा। तो सही आंसर क्या है हमारा, टैक्रीन होगा। अब इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है। कोलिनर्जिक एजेंट की बात चल रहा है और इसी कोलिनर्जिक एजेंट को क्या बोलते हैं, पैरासिम्पथेटोमिमेटिक बोला जाता है, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग जो है 2 भाग में बटा है, पहला है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। अब पहले को कैसे याद रखना है, डायरेक्ट कैप पहन लो, तो डायरेक्ट से आपका हो गया था डायरेक्ट एक्टिंग, C से कार्बाकोल, A से एसिटिल कोलिन, P से पिलोकार्पिन, ठीक है। अब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर को कैसे याद रखोगे, कोहली नीट का पेपर दिया, कोहली को सभी जानते हैं, कोहली नीट का पेपर दिया, ठीक है। कोहली से आपका हो गया है कोलिनेस्टरेज, N से हो गया आपका नियोस्टिग्माइन, E से हो गया है एड्रोफोनियम, E से हो गया है इकोथायोफेट हो गया, T से हो गया टैक्रीन और पेपर से आपका हो गया है प्रिलिडॉक्सिम क्लोराइड। बहुत ही इजी ट्रिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, डायरेक्ट एक्टिंग में कौन सा ड्रग है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर में कौन सा ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अनदर टर्म फॉर सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को और क्या बोला जाएगा, जैसे कि नाम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। सिस्टमेटिक पर्सन किसको बोला जाता है, एक ऐसा पर्सन जो अपना काम टाइम पे करता है उसको बोला जाएगा, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसके काम करने का कोई टाइम ही नहीं रहता, जैसे कि खाने से लेके सोने से लेके काम करने तक का हर एक का फिक्स टाइम रखने वाले को क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक पर्सन। वो कॉन्स्टेंटली उस काम को कर रहा है, ठीक है। और क्या होगा, जो सिस्टमेटिक नहीं होगा वो क्या करेगा, ना उसका खाने का कोई फिक्स टाइम रहेगा, ना काम करने का रहेगा, ना सोने का, ना ही उठने का, तो क्या रैंडमली हो गया या फिर एक्सीडेंटली उस वर्क को कर लिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से
सिस्टमेटिक एरर किसको बोलना चाहिए? रैंडम एरर, रैंडमली होने वाला, या फिर एक्सीडेंटली होने वाला, या फिर कांस्टेंट, या फिर इनडिटरमिनेट एरर को बोला जाएगा। किसको बोलना चाहिए? कांस्टेंट एरर को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिस्टमेटिक एरर से रिलेवेंट, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, नाम पे ही बच्चा कभी कभी छुपा रहता है, उसका क्या आंसर होना चाहिए। डिटरमिनेट एरर भी बोला जाता है, सिस्टमिक एरर को, और कांस्टेंट एरर भी बोला जाता है। तीनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक एरर, डिटरमिनेट एरर और कांस्टेंट एरर। इसी तरीके से इनडिटरमिनेट एरर, एक्सीडेंटल एरर और रैंडम एरर भी एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है? डिटरमिनेट एरर में क्या होगा? पर्सनल एरर होता है, केमिकल एरर होता है, कांस्टेंट एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, और एरर ड्यू टू मेथोडोलॉजी से भी ये एरर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोरोक्विनोनॉल डेरिवेटिव? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो फ्लोरोक्विनोनॉल डेरिवेटिव दिखाएगा? कैनामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन या फिर आइसोनियाजाइड? कौन सा ड्रग दिखाएगा? ओफ्लॉक्सासिन दिखाता है। ये सेकेंड लाइन का ड्रग होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, कैनामाइसिन, एमिकासिन, ये दोनों क्या, ये भी सेकेंड लाइन का है लेकिन इंजेक्टेबल है। ठीक है, और ये क्या रहेगा? आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, तो हमारा सही आंसर है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन हमारा सही आंसर है। फर्स्ट लाइन ड्रग को कैसे याद रखोगे? किसकी बात चल रही है? एंटी ट्यूबरकुलर टीबी ड्रग की बात चल रही है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात चल रही है। फर्स्ट क्लास है पेरिस, जो भी पेरिस जाता है उसको वो फर्स्ट क्लास लगता है, तो फर्स्ट क्लास से हो गया आपका फर्स्ट लाइन ड्रग हो गया है। पी से आपका हो गया है पायराजीनामाइड, ई से हो गया आपका इथम्ब्यूटॉल, आर से हो गया रिफेम्पिसिन, आई से हो गया आइसोनियाजाइड और एस से हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग में फ्लोरोक्विनोन। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? सक्कू को हो गया है फ्लू, दादी बोली ओल्ड लेडीज माइट कू। अब सक्कू को हो गया था फ्लू, अब खाना बनाना था तो उसकी दादी बोल रही है ओल्ड लेडीज माइट कुक, मतलब ओल्ड लेडीज भी अच्छे से खाना बना सकती है। तो पूरा क्या हो गया? सक्कू को हो गया है फ्लू, दादी बोली ओल्ड लेडीज माइट कुक। ठीक है, और सक्कू से आपका हो जाएगा सेकेंड लाइन का ड्रग। ठीक है, फ्लू से आपका हो जाएगा फ्लोरोक्विनोल, हो जाएगा ओल्ड से आपका हो जाएगा ओफ्लॉक्सासिन, लेडीज से आपका हो जाएगा लियोफ्लॉक्सासिन, माइट से हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और कुक से हो जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब इंजेक्टेबल ड्रग को कैसे याद रखोगे? कंगारू आरकुल, कंगारू आरकुल, कैनामाइसिन कंगारू से हो गया, आर से हो गया एमिकासिन, कैप्रोमाइसिन कुल से हो गया। The following is a not a type of acid base theory? इनमें से कौन सा जो है वो एसिड बेस थ्योरी का टाइप नहीं होगा? आर्हेनियस थ्योरी होगा, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी होगा, लुईस थ्योरी होगा या फिर डाल्टन थ्योरी होगा? कौन सा होना चाहिए? डाल्टन थ्योरी जो होता है वो एसिड बेस टाइट्रेशन का टाइप्स नहीं होता है। आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी जो है वो एक्वस मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्वस मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब H2O, H प्लस और OH माइनस H प्लस वाले को एसिड बोल दिया जाएगा और OH माइनस को बोल दिया जाता है बेस। ठीक है, अब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में क्या हो जाता है? इसमें ये किस पे डिपेंड रहता है? प्रोटॉन। ठीक है, इसको H प्लस भी बोला जाता है, प्रोटॉन जिसको H प्लस भी बोला जाता है। अब जो H प्लस डोनेट करेगा उसको बोला जाता है एसिड, और जो H प्लस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा उसको बोला जाता है बेस। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? ए से आसमान, आसमान में कोई चीज़ रहता नहीं है, वो
इधर सीधा नीचे आता है, ऊपर से ऐसे फेंकोगे तो फिर बेस से हो जाता है नीचे का ज़मीन जो ग्रेविटी से उसको एक्सेप्ट करता है। तो प्रोटॉन क्या होगा, आसमान से या एसिड से, याद रखना, तो नीचे आ रहा है तो क्या डोनेट कर रहा है और बेस उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, लुईस थ्योरी में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है, ब्रोंस्टेड थ्योरी के जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या हो रहा था, डोनेट कर रहा था एसिड, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, एसिड से और क्या हो गया, ए याद रखना इलेक्ट्रॉन की बात चल रहा है। ठीक है, तो एसिड एक्सेप्ट करेगा, बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा। डाल्टन थ्योरी किसके लिए होता है, एटम को जो डिफाइंड किया है उसको बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से एक और ले लेते हैं। एसिड आर्हेनियस में क्या हो रहा है, एक्वस मीडियम में H+ को डोनेट करेगा, बेस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करेगा। ब्रोंस्टेड थ्योरी में क्या होगा, H+ को डोनेट करेगा और बेस में H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लुईस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। लुईस जस्ट अपोजिट रहेगा ब्रोंस्टेड थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइन एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है जो पॉलीइन एंटीबायोटिक्स रहेगा, एम्फोटेरिसिन बी होगा, ग्रिसोफोल्विन होगा, इथम्ब्यूटाल होगा या फिर रिफेम्पिसिन होगा। इसका सही आंसर होगा एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, पॉलीइन्स में कौन सा रहता है, एम्फोटेरिसिन भी होता है, निस्टेटिन होता है और हेमसिन होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सा था, इथम्ब्यूटाल, रिफेम्पिसिन, ये दोनों किसका था, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में कौन कौन है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीनेटेड लाइम या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका आंसर, जो एंटी माइक्रोबियल के लिए यूज होगा। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, किल करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है उसको बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट भी होगा, क्लोरीनेटेड लाइम भी होगा, इसलिए क्या होगा सही आंसर, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायरिडीन फॉर कार्बोहाइड्रोजन इज IUPAC नेम ऑफ विच ड्रग, पायरिडीन रिंग क्या रहेगा, क्या लिखा है इसमें, INE। ठीक है, INE किसके लिए लगता है, 6 मेंबर रिंग के लिए लगता है, 6 मेंबर रिंग के लिए लगेगा। अब PYR है तो क्या है, नाइट्रोजन हो जाएगा, तो N हो गया यहाँ पे, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पायरिडीन का ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसी पायरिडीन में 4 कार्बोक्सी हाइड्राजाइड होता है। ठीक है, कार्बोक्सी से हो जाएगा CO, हाइड्राजाइड से हो जाता है 2 NH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और इस तरीके से कार्बोक्सी ग्रुप हो गया है। अब देखना इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स बनता है कैसे दिखेगा और कौन सा ड्रग है ये सही आंसर होगा आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड में ये स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। आइसोनियाजाइड का बेसिक स्ट्रक्चर ये कौन सा है, पायरिडीन है। ठीक है, ईडीन से हो गया था 6 मेंबर रिंग और पाई से हो गया था नाइट्रोजन कंपाउंड, इसलिए 6 मेंबर रिंग हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे हो गया कार्बोक्सी ग्रुप और 2 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर है। नाम क्या हो गया था, पायरिडीन 4 कार्बोक्सी हाइड्राजाइड इसका नाम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज क्यूनोलिन, क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर रिंग है, ऑल आना चाहिए है ना, और 2 क्या है, 2 एजा ग्रुप है, डाई एजा ग्रुप है, क्या कहलाएगा इसको, पायराजोलिडीन कहलाता है। ठीक है, पायराजोलिडीन कहलाता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, जस्ट अभी किए हैं हम, पायरिडीन,
पायरिडीन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जिसमें बेंजीन प्लस क्या है, पायरोल। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या है, बेंजीन है, और इतने स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या है, ये पायरोल है। तो देखो ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, बच्चा क्या ये होगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, क्यूनोलिन में क्या रहेगा, INE है, सभी में क्या रहेगा, 6 मेंबर रिंग रहेगा। ठीक, 6 मेंबर रिंग रहेगा। इसमें देखो 6 मेंबर रिंग, इसमें 6 मेंबर रिंग। ये क्या है, बेंजीन, और ये क्या है जस्ट ऊपर वाला, पायरिडीन। तो बेंजीन प्लस पायरिडीन को बोला जाता है क्यूनोलिन। अब इसी नाइट्रोजन में ये नाइट्रोजन हट के अगर इस पोजीशन में आ जाता तो इस पूरे कंपाउंड को बोला जाता, इस पूरे कंपाउंड को बोला जाता, अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पे होता तो आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, आइसोक्यूनोलिन बोला जाता। सारा इसमें का जितना एग्जाम्पल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोला जाएगा पायराजोलिडीन 1 और 2 पोजीशन पे है तो, और इसी के जगह पे 5 मेंबर रिंग में 1 और 3 पोजीशन पे होता तो ये कहलाता इमिडाजोलिडीन। ठीक है, क्या कहलाता, इमिडाजोलिडीन कहलाता। और ये क्या है, पायरिडीन है, 6 नंबरिंग में 1 नाइट्रोजन है तो ये इंडोल बेंजीन प्लस पायरोल। ये क्या है, बेंजीन प्लस पायरिडीन क्यूनोलिन। नाइट्रोजन अगर 1 पोजीशन से 2nd पोजीशन में चला गया तो आइसोक्यूनोलिन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। कौन सा ड्रग जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होगा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होगा, या फिर प्रोपेनॉल होगा, या फिर कैप्टोप्रिल होगा, या फिर बोथ बी एंड सी। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट किसके लिए होता है, एंटी एंजाइनल ड्रग होता है। ठीक है, प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर ड्रग है, कैप्टोप्रिल ये दोनों के दोनों किस में यूज होता है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में यूज होगा। इससे सही आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी हो गया इसका सही आंसर। ए पर्सनल एरर इन एनालिसिस रिफर टू, पर्सनल एरर किसको रिफर किया जाएगा, मतलब आपके जो मेथड है, जो एनालिसिस किए हो उसमें, उस प्रोसेस में पर्सनल एरर अगर हो गया तो वो किसको बोला जाएगा। क्या वो इक्विपमेंट माल फंक्शन मतलब इक्विपमेंट के खराबी से होगा, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से होगा, आपके इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हुआ उस वजह से पर्सनल एरर कहलाएगा, या फिर उस पर्सन के केयरलेसनेस, इग्नोरेंस या फिर लैक ऑफ स्किल के वजह से होगा, या फिर इनकरेक्ट डाटा एंट्री के वजह से होगा। इक्विपमेंट के खराबी से पर्सनल एरर का कोई लेना देना नहीं है, ना ही इन्वायरमेंटल से होगा, ना ही इनकरेक्ट डाटा एंट्री से होगा। मेन क्या होगा, ये उस पर्सन के केयरलेसनेस के वजह से, या फिर इग्नोरेंस की वजह से, या फिर उसकी लैक ऑफ स्किल के वजह से ये पर्सनल एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द बीटा ब्लॉकर ड्रग एक्सेप्ट। ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट मतलब इनमें से कोई एक जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है वो, प्रोपेनॉल, एटिनॉल, इस्मोलॉल और प्रजोसिन, लॉल या फिर ऑल। ठीक है, ये 2 वर्ड आता ही है, लॉल, लॉल, लॉल किस में आता है, बीटा ब्लॉकर में, बीटा ब्लॉकर में आता है लॉल। ठीक है, जोसिन किस में आ जाता है, जोसिन आपका आ जाता है अल्फा ब्लॉकर में, लेकिन सभी टाइप के अल्फा ब्लॉकर में नहीं होता है ना, सिर्फ अल्फा ब्लॉकर की बात चल रही है, उसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी होता है उसमें। तो बीटा ब्लॉकर में आ जाता है लॉल वाला फैमिली, और जोसिन हो जाता है अल्फा ब्लॉकर वाले फैमिली में। तो जोसिन किस में आ गया है, अल्फा वाले में आ गया, तो ये तीनों होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बीटा ब्लॉकर नहीं है कौन सा है, प्रजोसिन जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग नहीं है। अल्फा ब्लॉकर में नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है, वो अल्फा 1 भी हो सकता है और
अल्फा 2 भी हो सकता है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों हो सकता है। बीटा ब्लॉकर में भी नॉन सिलेक्टिव में भी कुछ इसी तरीके से होगा, बीटा 1 भी होगा और बीटा 2 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, ठीक है। फ्लूकोनाजोल ड्रग जो है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, पायरिडीन से करेगा, एजोल से करेगा, या फिर पायरिमिडीन से करेगा, या फिर एक्रीडीन से करेगा। फ्लूकोनाजोल, एजोल, कौन सा आ रहा है, एजोल, नाम पे ही छुपा था, नाम से ही पता चल गया, एजोल से आएगा। अब एजोल में कौन सा एजोल, इमिडाजोल या फिर ट्रायाजोल, ट्रायाजोल में आता है, ठीक है। इमिडाजोल, एजोल फैमिली में कौन कौन सा होता है, इमिडाजोल और ट्रायाजोल, इस ट्रायाजोल में आता है फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नॉट अ टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनमें से कौन सा जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट का टाइप नहीं है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट या फिर एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कौन सा है जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का टाइप नहीं होगा, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट, ये किसके लिए रहता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का टाइप्स रहता है, ठीक है, इसका टाइप रहता है रिप्लेसिंग सॉल्वेंट। अब प्रोटोजेनिक मतलब क्या होगा, जेनिन कर रहा है, एसिड हो गया, एसिडिक नेचर का रहेगा, फिलिक क्या रहेगा, बेस नेचर का रहेगा, और एम्फोटेरिक तो एम्फी वर्ड आ जाता है, मतलब क्या है वो दो चीज़ों से रिलेवेंट रहेगा, तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस, ठीक है। फोटोजेनिक मतलब क्या हो गया, एसिड, फिलिक मतलब हो गया बेस, और एम्फोटेरिक मतलब हो गया एसिड प्लस बेस। सही आंसर क्या था हमारा, रिप्लेसिंग सॉल्वेंट रहेगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो टाइप्स नहीं होगा। इसी में एक और टाइप होता है, वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मतलब अगेंस्ट, मतलब उसमें नहीं होगा ना एसिड ना ही बेस नेचर का होगा। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में क्या होगा, एसिड टाइप का रहता है, प्रोटोफिलिक में, प्रोटोजेनिक में होगा आपका एसिड नेचर का, प्रोटोफिलिक में होगा बेस नेचर का, और एम्फोटेरिक में होगा एसिड प्लस बेस नेचर, दोनों का ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल फार्मूला इनमें से कौन सा है, KMnO4 को होगा। पोटेशियम किससे डिनोट करते हैं, K से, कहाँ कहाँ पे, के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। पर मैग्नेट, मैग्नेट से क्या हो गया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, तो सही आंसर क्या हुआ, KMnO4, KMnO4 हो जाएगा। इसको पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे, इसे पोटेशियम कार्बोनेट बोला जाता है। सही आंसर है KMnO4। KMnO4 को पोटेशियम परमैग्नेट बोला जाता है, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट बोला जाता है, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है, K2CO3 को पोटेशियम कार्बोनेट बोला जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 5,5 डाइफेनिल इमिडाजोलिन 2,4 डाइओन इज IUPAC नेम ऑफ विच ड्रग, ये IUPAC नेम किस ड्रग का होगा, क्या वो फेनिटोइन का होगा या फिर प्रोपेनॉल का होगा, कैप्टोप्रिल का होगा या फिर विराप्पामिल का होना चाहिए, ठीक है। इमिडाजोलिन रिंग किसको बोला जाता है, इमिडाजोलिन रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन होगा, 1 और 3 पोजीशन पे होता है, ठीक है। 2 और 4 पोजीशन में क्या है, कीटोन ग्रुप है बोल रहा है, और यहीं पे ही 5 पोजीशन पे 6 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होता है फेनिटोइन का। प्रोपेनॉल में एल्कोहल ग्रुप होता है, कैप्टोप्रिल में भी क्या होगा, सल्फर ग्रुप होता है, विराप्पामिल का स्ट्रक्चर भी बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हो आप, फेनिटोइन, ठीक है, फेनिटोइन, फेनिटोइन, ठीक है। तो फेनी से आपका हो गया है फेनिल ग्रुप, ओ से आपका हो गया है कीटोन ग्रुप,
और N से आपका हो गया है नाइट्रोजन ग्रुप। तो इसमें क्या है, फेनिल ग्रुप 2 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है। पीएससी नेम क्या होगा, 5,5 डाइफेनिल इमिडाजोलिन 2,4 डाइऑन हो गया इसका पूरा IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फीचर्स इन 531.00। क्या होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर, क्या दिया है 53.00 दिया हुआ है, सिर्फ 2 ही 0 है। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है 1 से लेके 9 तक। नॉन सिग्निफिकेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0। तो अगर स्टार्टिंग जो नंबर रहेगा अगर ऐसे रहा और ऐसे रहा या फिर ऐसे रहा या फिर ऐसे रहा, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए सिग्निफिकेंट में, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ऑक्सीजन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है और उसके बाद क्या है 1 है। ठीक है, तो एक ही सिग्निफिकेंट है इसलिए एक सिग्निफिकेंट आ गया। अब इसमें स्टार्टिंग तो सिग्निफिकेंट से हुआ है लेकिन एंडिंग क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें भी इसका वैल्यू 1 होगा, इसमें भी इसका वैल्यू 1 होगा, इसमें भी इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। क्यों, हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी के जगह पे 0 ये इस तरीके से हुआ तब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, बस ये नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो इस कंडीशन में हम 0 को काउंट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे आपका 0 हो गया लेकिन पॉइंट है, ठीक है, 101.00, इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, आप बोलोगे मैम 3, नहीं, इसका वैल्यू होगा 5। क्यों, इस पॉइंट के वजह से हम उसके बाद के 0 को भी काउंट करते हैं। तो इस तरीके से इस रूल्स के अकॉर्डिंग 53.00 का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 क्या आएगा, 5 होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, 5 होगा इसका सही आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। कितना हुआ, 1 2 3 4, क्यों, पॉइंट के बाद है 0 इसीलिए 4 हो गया। 1 होगा इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये क्या है, ऐसा वैल्यू आया तो भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, इसमें 3 तो कितना हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 और कितना हो गया, 5 हो गया और इसमें क्या है 6400 है तो 00 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट में नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कैलामाइन किन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक स्टीरेट, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर सिलिकॉन पॉलीमर। क्या होना चाहिए इसका आंसर, कैलामाइन जो लोशन यूज़ करते हैं उसमें कैलामाइन का किन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है ZnO प्लस Fe2O3 होगा। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ZnO प्लस Fe2O3 दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कैलामाइन का कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, जिंक ऑक्साइड बोला जाता है, ZnO को बोला जाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड किसको बोला जाएगा, Fe2O3 को बोला जाएगा। और ये किस में यूज़ होता है, टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, ईचिंग हो रहा है उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, इस लोशन को।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ आज हम लोग कर लिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बच्चा मेहनत जम के करना है, केमिस्ट्री से बिल्कुल डरना नहीं है। इम्पॉर्टेंट MCQ का तो प्रैक्टिस ज़रूर से आपको कर ही लेना है।